हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। दैट मींस अगर आप यहां पे पढ़ते हैं, हमारे वीडियोस वॉच करते हैं, तो आपको उसका कोई भी पैसा देने के लिए आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, टोटली फ्री क्या है आपके लिए फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। आज बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट 2 के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को, उसके बारे में उनकी जो आर्टिकल्स देखेंगे, उनकी क्या भूमिका रहती है एक डेमोक्रेसी में, वो देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेंशन कहां देखने को मिलता है उनको? आर्टिकल नंबर 63 में। कहां पे? आर्टिकल नंबर 63 में ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 63 में दैट देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब देखो यहां पे एक वर्ड आपको नया देखने को मिलता है, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है बेसिकली अगर कोई बंदा क्या है या कोई एक इंसान क्या है एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है, तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट की जो अहमियत रहेगी, जो उसकी वैलिडिटी रहेगी, वो कहीं और पे भी रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए किसी एक बॉडी का, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन बन जाता हूं, तो और वो बॉडी किसी और से भी एफिलिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या हूं, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, उसके दो सब यूनिट्स हैं, एक क्या है कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फुटवेयर प्रोड्यूस कर रहा है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब इसमें मेरी कंपनी में क्या रहेगा? एक सीईओ रहेगा। ठीक है, जो भी सीईओ रहेगा वो एक्स ऑफिशियली क्या रहेगा? भले ही वो सीईओ चूज करा जाता है टेक्सटाइल के लिए या फुटवेयर के लिए, तो अल्टीमेटली वो सीईओ क्या रहेगा? एक एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा दूसरी कंपनी का। ठीक है, दैट मींस ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? वो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या हो जाएगा? एक मेंबर हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा। राइट, तो ये होता है बेसिकली क्या आपका एक्स ऑफिशियो। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, दैट मीन्स हेड क्या रहेंगे? ये चेयरपर्सन रहेंगे ऑफ राज्यसभा। दैट मीन्स जब हम राज्यसभा के बारे में फर्दर डिटेल में बात करेंगे, जब हम लोकसभा के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हम देखेंगे ये चेयरपर्सन बेसिकली है कौन और क्या भूमिका जो है, रोल जो है ये निभाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए क्या है कि भाई साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे वही क्या रहेंगे? किसके हेड रहेंगे? राज्यसभा के हेड रहेंगे। दैट मीन्स जो भी मीटिंग होती है तो उसमें स्पीकर का काम कौन करा जाएगा? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब उस स्पीकर का, बेसिकली स्पीकर नहीं बोलते हैं उनको, चेयरपर्सन बोला जाता है, स्पीकर होते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो जो आपके जो भी हेड होंगे, जो कि मीटिंग्स पे प्रिसाइड करेंगे, जो कि डिसाइड करेंगे कि आज का मुद्दा ये है ये नहीं है, जो भी स्थगित करेंगे, जो भी काम है उनके, वो कौन करेंगे? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, राज्यसभा का और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या? बेसिकली राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो आर्टिकल नंबर 64 याद रखिएगा, क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे किसके? हमारी राज्यसभा के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 65 आर्टिकल ये बोलता है कि इन केस ऑफ वैकेंसी, मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑफिस में नहीं है, किसी कारणवश छुट्टी पे हैं या उनका अभी तक चयन नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में अगर प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट है कोई भी रीजन से, तो उस केस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो रहेंगे वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे बट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वो काम करेंगे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। ठीक है, कब कब बन सकते हैं? एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल प्रेसिडेंट रिज्यूम्स ऑफिस, जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आता या जब तक वापस प्रेसिडेंट साहब नहीं आ जाते तब तक क्या रहेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे। ठीक है, एंटाइटल्ड टू सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट टिल ही एक्ट्स एज वन, मतलब जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तब तक उनको सैलरी अलाउंस किस हिसाब से मिलता रहेगा? प्रेसिडेंट का मिलता रहेगा। जैसे ही वो हट जाएंगे तो अलाउंस वापस उनका कौन सा रह जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट वाला रह जाएगा। चलिए, आर्टिकल नंबर 66 बोलता है इलेक्शन के बारे में कि अब इनका इलेक्शन कैसे करा जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल पोस्ट है। क्या है? एक नॉमिनल पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है इनका इलेक्शन भी कैसा रहेगा? इनडायरेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो ऑलरेडी चुने हुए लोग हैं वो अपने आप में से चुन के क्या करेंगे? एक वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा क्या था हमने प्रेसिडेंट में देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, बाय सीक्रेट बैलेट। मतलब ये तीन चीजें जो है जो प्रेसिडेंट साहब के लिए अप्लाई होती हैं वही वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए भी अप्लाई चीजें होंगी। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली,
मतलब इसमें कौन होंगे, सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, एमपीज जो रहेंगे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहेंगे, वो ही इनके इलेक्शन में भाग लेंगे, ठीक है। बाकी जब हम प्रेसिडेंट साहब की जब बात करते हैं तो उनके उसमें डिफरेंस क्या जाता है कि एमएलए लोग भी भाग लेते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट साहब की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे, किसमें, आपके इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स टू बी इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है इनके वैलिडिटी, इनके इलेक्शन की वैलिडिटी को लेके, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। चलिए आर्टिकल नंबर 67 देखते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या टर्म रहेगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, कैसे रिमूवल होगा, ये सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 5 इयर्स का इनका टर्म रहेगा। कितने इयर्स का रहेगा, 5 इयर्स का इनका टर्म रहता है। रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये रेजिग्नेशन एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज को, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस करेंगे, ठीक है। रिमूवल का देखते हैं कि इनका रिमूवल कैसे करा जाता है। तो इनके रिमूवल में एक शर्त यह है कि भाई साहब इनका जो रिमूवल का प्रोसेस जो होगा वो हमेशा राज्यसभा से ही चालू होगा, लोकसभा से चालू नहीं हो सकता। तो इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, ठीक है, इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। और इस इनिशिएशन को कम से कम 2/3 लोग जो है उसको पास करने चाहिए, उस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा, अगले हाउस में जाएगा। तो क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अगले हाउस में जाता है और वहां पे उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, लोकसभा टू रिकॉग्नाइज एंड पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। देखो अब देखो, ये सिंपल मेजोरिटी आपने बोला कल ना सर, ये सिंपल मेजोरिटी क्या है, एक नया टर्म हमको देखने को मिला है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या 50% +1, मतलब मान लीजिए टोटल 500 के ऊपर जो हमारी पूरी पोस्ट है, उस टाइम पे मान लीजिए 100 ही लोग प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो 100 में से भी अगर 51 लोगों ने बोल दिया, पास कर दिया इस चीज को, तो क्या हो जाएगा कि भाई साहब वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। यहाँ पे जो 2/3 मेंबर की बात हो रही है, तो कम से कम 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और उसका भी 2/3 मेंबर क्या हो जाए, मेजोरिटी देगी। बट यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में से 50% +1, ठीक है। चलिए, नो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है कि इनके बेसिस पे ही वाइस प्रेसिडेंट साहब को क्या करा जाएगा, रिमूव करा जाएगा। चलिए, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 69 में दिया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम, मतलब इनको ओथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे, या फिर ऐसा कोई ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट साहब ने इनको अपॉइंट करा है वो। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या, आपका वाइस प्रेसिडेंट। अब देख लेते हैं पूरा का पूरा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रेसिडेंट को भी रिवाइज करेंगे और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी रिवाइज करेंगे, साथ में देखते हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी। चलिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, अटॉर्नी जनरल, और फाइनली कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या रहता है उनका, वो आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करने जा रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 52 की बात होती है। किसकी, 52 की बात होती है। आर्टिकल नंबर 52 क्या बोलता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा जरूर। 53 ये बोलता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब किस में वेस्ट करी जाएंगी, तो प्रेसिडेंट साहब में वेस्ट करी जाएंगी। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना होगा वो प्रेसिडेंट साहब के साइन के बिना बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, उनका साइन जो है, उनकी मर्जी जो है वो मैंडेटरी है। 55 क्या बोलता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। 54 बोलता है क्या, इलेक्शन। 55 क्या बोलता है, मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्ट करा जाएगा। तो अगेन एक इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय सीक्रेट बैलेट। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसके जरिए क्या करा जाता है, उनका मैनर ऑफ इलेक्शन आ जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, जितने भी इलेक्टेड, यहां देखना ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड यूज नहीं करा है मैंने, इलेक्टेड करा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी विल पार्टिसिपेट, ठीक है। इनमें से कौन करेंगे, सारे इलेक्टेड एमएलए और सारे इलेक्टेड एमपी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब जो आपके राज्यसभा के 12 और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के वो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे सेंटर में जब हम बात करते हैं तो हमारे सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। ऐसे क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन करा गया है, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जरूरी है, इसलिए वहां पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में क्या है, 2 लेजिस्लेचर बैठते हैं, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 2 असेंबली आ जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सिमिलरली एक्ट करेंगे जैसे राज्यसभा लोकसभा करती हैं,
दोनों में बिल जाएगा, पास होगा, और एक्टिंग वर्किंग क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेंगे, ठीक है, और एमएलए ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी जो नॉमिनेटेड है, क्या है, नॉमिनेटेड, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, मतलब सीधे सीधे क्या कहानी हो रही है भाई साहब, जितने इलेक्टेड लोग हैं ना सिर्फ वही होंगे, ठीक है। चलिए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात आती है अपने 56 में। 71 की बात करते हैं तो मैटर रिलेटेड टू डाउट्स, ठीक है, एंड डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डिसीजन इज फाइनल, मतलब कोई भी दिक्कत आती है अगर तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करेगा और उसका फाइनल रहेगा। 56 की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस आता है 5 ईयर्स का रहता है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे, ठीक है। 57 की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, तो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं। 58 क्वालिफिकेशन की बात आती है, 35 एज मिनिमम रहनी चाहिए, और साथ साथ ये क्वालिफाइड होने चाहिए क्या बनने के लिए, एक मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 59 क्या बोलता है, इनकी कंडीशन ऑफिस की बोलता है कि ये एमएलए या एमपी नहीं रहने चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, तो कमेंट में डाल दिए और बताइए मुझे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 61 के बारे में, इंपीचमेंट के बारे में। तो इंपीचमेंट बेसिकली क्या है, आपका रिमूवल, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब से कुछ गलती हो जाती है, कि उसका ग्राउंड्स क्या होना चाहिए, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब अगर संविधान का उल्लंघन हो जाता है प्रेसिडेंट साहब के बाद, तो क्या हो सकता है कि उनको इंपीचमेंट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी इंपीचमेंट कहां फेस करना पड़ेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर हाउस में ही हो, या तो ये लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है या ये राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, बट अगर ये इनिशिएट होगा तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही होगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इनिशिएट नहीं हो सकता, सेंटर से ही ये इनिशिएट होगा। क्या होता है कि ऑन द वायलेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस अगर संविधान का उल्लंघन होता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, जो कि डिफाइंड नहीं है कि कैसे उल्लंघन होगा, ठीक है, जो कि क्या है, प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और इस पे कोई भी पर्टिकुलर टाइप की टिप्पणी नहीं करी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको प्रॉपर्ली कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या होता है कि जो उन पे चार्जेस होते हैं उस पे 1/4 लोग साइन करेंगे और उसको अपने हाउस में इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर हाउस में जब वो आएंगे तो उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और 2/3 मेजोरिटी से उस चीज को पास करके अगले हाउस में दिया जाएगा, ठीक है। अगले हाउस में क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट साहब आ सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं और फिर फर्दर डिस्कशन होता है, एंड अगेन 2/3 मेजोरिटी से क्या होता है, ये इंपीचमेंट पास होता है। अगर ये इंपीचमेंट पास होता है तो प्रेसिडेंट साहब को क्या करनी पड़ेगी, अपनी सीट विकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस आता है, सो रेजोल्यूशन टू बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी फॉर इंपीचमेंट टू बी इन इफेक्ट, ठीक है। नोट की बात करते हैं, देखिए क्या है, नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब राज्यसभा के 12 और अपने लोकसभा के 2, ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये क्या करते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब उनको चूज जब हम करते हैं तो पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उनके इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए पार्टिसिपेट इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं और कुछ अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 के बारे में। ये एक पावर है क्या, पूरी की पूरी यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसको दी जाएगी, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को दी जाएगी, ये पहली पावर है। 74 की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट टू वर्क ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट क्या करेंगे भाई साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पे ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, अपनी पावर्स का यूज करेंगे। 78 बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या कर सकते हैं, कोई भी जो उनकी एक्शन लिया गया है, जो मान लीजिए कोई भी काम किया गया है तो उस पर उनके रिटर्न आप मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं कि ये काम क्यों करा गया है, किस लिए करा गया है। साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस पर्टिकुलर डिसीजन पे क्या राय थी वो भी आप लिखित में दीजिए। तो सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनियन एंड कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द डिसीजन। 79 की बात करते हैं आर्टिकल नंबर, प्रेसिडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट क्या होगी, 3 चीजों से कंप्राइज होगी। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरे हो गए आपके क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 मिलके क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट, आपकी विधायिका, ठीक है। ये 3 लोग मिलके क्या बनाएंगे, आपका पार्लियामेंट बनाएंगे। कौन सा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा 79,
ठीक है, काफी हॉट है। चलिए आर्टिकल नंबर 123 की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं। मतलब ऐसा पर्टिकुलर अगर मान लीजिए ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, दैट मीन्स ना राज्यसभा सेशन में है ना लोकसभा सेशन में, और उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई साहब एक पर्टिकुलर मैटर पे लॉ बनाने की बहुत जरूरत है, उस केस में आर्टिकल नंबर 123 का क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब यूज कर सकते हैं ऑर्डिनेंस का, और एक लॉ बना सकते हैं क्या उस पर्टिकुलर मैटर पे। ठीक है, इस लॉ की वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो 6 महीने रहेगी, और उसके बाद जब भी इस 6 महीने के अंदर जब भी क्या बोलती है लोकसभा या राज्यसभा बैठती है, तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस लॉ को क्या करना है, उस ऑर्डिनेंस को क्या होना है, उन दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, वरना उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। और वैसे भी 6 महीने तक उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। कितनी बार निकाल सकते हैं एक ही ऑर्डर को, एक ही ऑर्डिनेंस को, तो n नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हैं। चलिए अगला देता है आर्टिकल नंबर 111, जो कि असेंट टू बिल देता है और यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, ये हाँ बोलेंगे बिल को, दूसरी चीज क्या करेंगे, सस्पेंसिव वीटो की जो है पावर यूज किससे करेंगे, आर्टिकल नंबर 111 के तहत करेंगे। आर्टिकल नंबर 108 की बात करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ होता है जो कि अटक गया, दैट मीन्स मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हाउस उसको पास नहीं करा, और उसका पास होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा रूल है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को थोड़ा डिमीन करेगा, स्टेट्स के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो मान लीजिए उसको लोकसभा ने तो पास कर दिया, बट राज्यसभा ने उसको पास नहीं करा, दोबारा आता है वो लोकसभा फिर पास करता है, थोड़े अमेंडमेंट करके राज्यसभा फिर फेल कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एक डेडलॉक बन जाता है कि भाई साहब आपको डिसीजन नहीं मिलना, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 108 का यूज होता है। प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, एक ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते हैं कि भाई साहब लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स साथ में बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, और फाइनली एक वोटिंग पे डिस्कशन क्या हो, जवाब आपको आना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 110 की बात करते हैं। इसमें मनी बिल के बारे में बात करी गई है, कौन कौन से बिल ऐसे होंगे जो कि मनी बिल होंगे, और ऐसे बिलों में क्या प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है कि भाई साहब ऐसे मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट साहब का असेंट चाहिए, दैट मीन्स प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ मनी बिल। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 117 का सब आर्टिकल 3 देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल की बात होती है इसमें, ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स। अगेन क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंड में से पैसा निकालने के लिए प्रेसिडेंट साहब के प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। आर्टिकल नंबर 304 की बात करते हैं। ऐसा कोई बिल अगर आता है जो कि इंटरस्टेट कॉमर्स को रोकता है, दैट मीन्स केरला ये बोल दे कि भाई साहब अब हम क्या है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे बाकी लोगों को, हम जो है तमिलनाडु से बात नहीं करेंगे, कट्टी हो गए हम बिल्कुल एक दूसरे से, कोई ट्रेड नहीं हो, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल प्रेजेंट करने से पहले भी हमको क्या देना पड़ता है, प्रेसिडेंट साहब का प्रायर कंसेंट लेना पड़ता है। बिना प्रायर कंसेंट लेने के लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। चलिए आर्टिकल नंबर 72 की बात करते हैं, तो पार्डनिंग पावर आती है, ये एक जुडिशरी पावर है इनकी। पार्डन में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस और जो पूरा का पूरा जो आपका पूरा क्या रहता है टाइप ऑफ जो पनिशमेंट रहता है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कन्विक्शन एंड सेंटेंस दोनों क्या रहते हैं, पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे हट जाते हैं, मतलब आपको टोटल फ्रीडम, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चिल करो। ठीक है, नेक्स्ट रिप्राइव की बात करते हैं, तो स्टे ऑन सेंटेंस फॉर टेम्परेरी बेसिस, मतलब जो भी सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होने वाला है उस पे स्टे मिल जाता है इनको, कितना टेम्परेरी बेसिस पे इनको स्टे मिल जाता है। रेमिशन की बात करते हैं, तो रेमिशन में रिड्यूस पीरियड कर देते हैं, मतलब मान लीजिए अगर किसी को 50 साल का कठोर कारावास है तो क्या कर देंगे उसको 25 कर देंगे या 20 कर देंगे, बट उसका जो नेचर है, मतलब जो कठोर कारावास है तो उसको सरल कारावास नहीं देंगे, कठोर ही करेंगे, बट उसका क्या कर देंगे, सेंटेंस का पीरियड चेंज कर देंगे। रिस्पाइट की बात करते हैं, तो रिड्यूस पीरियड एंड नेचर, रिड्यूस पीरियड एंड नेचर बोथ द थिंग्स आर बीइंग रिड्यूस्ड। किस कंडीशन में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, क्या होती है भाई, मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, उसने मर्डर कर दिया बेचारे ने, तो उसके लिए क्या यूज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए रिस्पाइट यूज कर दिया जाएगा, या फिर वो रिस्पाइट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए कम्यूटेशन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर। भाई इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनमें से एक सुसाइड बॉम्बर पकड़ी गई थी, उनका क्या किया गया, कम्यूट यूज करके क्या कर दिया गया, उनको फांसी की जगह क्या दे दी गई, उम्र कैद की सजा दे दी गई। चलिए आर्टिकल नंबर 143 क्या बोलता है, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अगर मैटर आ जाता है हमारे इंडिया में जिस पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन जरूरी है या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जरूरी है, तो आर्टिकल नंबर 143 का यूज करके प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इस आर्टिकल नंबर 143 का हमारे लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे उन्होंने बहुत यूज करा था इस पर्टिकुलर का, और काफी अच्छी चीजों पर इसका यूज होता है।
352 क्या बोलता है, नेशनल इमरजेंसी, 356 बोलता है प्रेसिडेंट रूल, और फाइनली 360 बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये क्या है, हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है जो कि पार्ट 18 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सब भी क्या है, आपके पूरे प्रेसिडेंट साहब की पावर है, विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट ये चीजें नहीं लगाई जा सकती। 65 की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि परमानेंट प्रेसिडेंट किसके थे, ये हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी सबसे पहले परमानेंट जो है प्रेसिडेंट यही बनते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स में, जो हम लोग लगातार इलेक्ट करे जाते हैं। डॉक्टर वीवी गिरीज इलेक्शन सेकेंड राउंड वोटिंग कंडक्टेड, मतलब डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक है, जो इनकी हुई थी इलेक्शन का जो प्रोसीजर हुआ था उस टाइम पे हमको सबसे पहले क्या देखने को मिली थी, सेकेंड राउंड की वोटिंग हमको काउंटिंग देखने को मिली थी। नीलम संजीवा रेड्डी जो है, जो सबसे पहले हार गए थे, फिर उसके बाद जब ये खड़े होते तो उसके बाद ये अनोपोज थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है सबसे पहले इलेक्शन किसका हारे थे, आपके प्रेसिडेंट का हारे थे। उसके बाद जब वो खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के, तब वो उस टाइम पे अनोपोज थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। रामनाथ कोविंद हमारे 14th प्रेसिडेंट थे सिंस 2017, और अभी रिसेंटली हमको सबसे पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट मिली है मैडम द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी 15th प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, ठीक है, सिंस 2022, ठीक है। अब इनका टर्म आगे चलता रहेगा और ये हमारी प्रेसिडेंट रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, रिवीजन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो 63 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। 64 और 89 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मतलब 64 की जब बात आती है तो हम किस में बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल से बात कर रहे हैं। 89 की जब बात आती है तो जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 89 आएगा जो कि सेम चीज बोलेगा, ठीक है। 65 की बात करते हैं तो एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे। 66 की बात करते हैं तो हमने इलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है सिर्फ क्या किसको रखता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। दैट मीन्स एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। अगेन जैसे इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का होता है वैसा ही इनका होता है। 67 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का टर्म रहेगा, रेजिग्नेशन देना रहेगा तो प्रेसिडेंट साहब को एड्रेस कर सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस की बात करते हैं तो ये सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। और राज्यसभा से जब आगे भेजा जाएगा तो 2/3 मेजोरिटी से भेजा जाएगा। 14 दिन का नोटिस होता है। लोकसभा क्या कर सकती है, इस रेजोल्यूशन को पास कर सकती है बाय सिंपल मेजोरिटी। तो डिफरेंस कहां कहां आ रहा है, पहला डिफरेंस ये आ रहा है कि भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो सबसे पहले आपको सिर्फ राज्यसभा में इंस्टिगेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स राज्यसभा से ही वो चालू हो सकता है। बट जब प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं तो वो कोई भी हाउस में चालू हो सकता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा। दैट मीन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। बट प्रेसिडेंट साहब की जब बात आती है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए रहती है बोथ द हाउसेस के। नो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल जो है मेंशन्ड है। ये एक तीसरा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 68 बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वही उस टाइम पे एक्ट करेंगे। 69 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में जो कि प्रेसिडेंट साहब कंडक्ट करेंगे या फिर ऐसा कोई ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट साहब द्वारा अपॉइंट करा गया है। आर्टिकल नंबर 70 की बात करते हैं डिस्चार्ज प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, ठीक है। आर्टिकल 71 की बात करते हैं मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करेगा और इनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू हैं जो कि 13th हैं, अभी तक चल रहे हैं, काफी लंबे समय तक रहे। वाइस प्रेसिडेंट नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये मेंबर नहीं है, इसीलिए इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर क्या होता है, कोई वोट हो रहा है किसी पर्टिकुलर बिल पे, किसी का पर्टिकुलर एक्ट पे, उस केस में एम वेंकैया नायडू जो है हमारे वो क्या कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। बट मान लीजिए 100 वोट हो जाते हैं, डिसीजन जरूरी है, उसको टाला नहीं जा सकता, तो ऐसा डिसाइसिव वोट जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही और शी विल रिसाइड ओवर राज्यसभा मीटिंग एज चेयरपर्सन, ठीक है। चलो, ऑल्दो ही कास्ट अ डिसाइसिव वोट इन केस ऑफ टाई।
तो ये बेसिकली था, पूरा का पूरा रिवीजन देख लिया हमने आज, पूरे वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में बात कर ली, प्रेसिडेंट साहब के बारे में आर्टिकल्स रिवाइज कर लिए, सब चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखें। अब इन केस अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है, बिकॉज आई नो क्या बहुत सारे आर्टिकल सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जरूर जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा हमारी वेबसाइट पर ना magnetbrains.com। ये एक नई वेबसाइट आप लोगों के लिए डेवलप करी है, आपको यूट्यूब से थोड़ा बचाने के लिए कि भाई साहब जरूरत नहीं है यूट्यूब पे जाने की, सर्च करो, लंबी लिस्ट आती है, कई चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है, सीधा कहाँ आओ, magnetbrains.com पे आओ, ठीक है। ऐसा जैसे ही लॉगिन करोगे पूरा का पूरा ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहां से देखो सीधे एक्सप्लोर, ये पूरे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लोर के पूरे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। देखो पूरा सीबीएसई के पूरा मैटर, आईटी, नीट, यूपीएससी, सीयूईटी, सीधा अपने को कहाँ जाना है, इफ यू वांट टू रिवॉच दिस वीडियो, कहाँ जाना है, ओलंपियाड पे जाना है। ओलंपियाड पे जैसे क्लिक करोगे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्लास सही से चूज करना, ठीक है। मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, क्लास 9th, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9। तो जैसे क्लास 9 पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने टीचर्स हैं जो कि आपके लिए वेरियस ओलंपियाड के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब देखो वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, सीधे वॉच नाउ पे जाना है। क्या करना है, सीधे वॉच नाउ पे जाना है, और जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करा, एक मैजिक होगा, एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। मैजिक पेज खुलते ही क्या करोगे, आप उसको स्क्रॉल डाउन कर दोगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। पूरे के पूरे टाइम देखने को मिलेगा, वॉच नाउ देखने को मिलेगा। जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे ना, एक फर्दर ड्रॉप डाउन और खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं है, मजा आ जाएगा, यूट्यूब प्लेयर आपके सामने वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कहीं रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, आपको यूट्यूब पे कोई लिंक नहीं दी जाएगी, सीधे सीधे यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी क्या हो जाएगा, वहीं खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए और ईजी बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ आई होप आपने इस वीडियो को शेयर तो कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।